दोस्तों जय हिंद। जीनियस क्लासेस पर आपका स्वागत है। और बज चुका हमारे पास 3:10 यानी अपने लाइव का समय हो चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पिछले क्लास में आपको फ्रिक्शन के बारे में और वृत्ताकार मोशन के बारे में बताया गया था। आज आपको हम बताएंगे कि समतल पथ पर कैसे गाड़ी चलता है। ठीक है, चलिए उसके लिए आपको पहला जो टॉपिक अपने पास अध्ययन करना है जिसका नाम है वृत्ताकार गति। वृत्ताकार वृत्ताकार गति पर वृत्ताकार गति पर जो वृत्ताकार गति होता है ना, उसमें जो त्वरण होता है उस त्वरण का नाम होता है क्या? अभिकेंद्र त्वरण। तो हम लोग जो बात करेंगे अभी फिलहाल के लिए वो बात करेंगे आपका अभिकेंद्र त्वरण पर, यानी कि हमारा हेडिंग होने वाला है अभिकेंद्र त्वरण। और अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है? इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसको हम लोग दोस्तों IC से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, IC से इंडिकेट करेंगे। अब बात आता है कि जो हमारे ये मान लिया जाए कि अपने पास में ये वृत्ताकार पथ है। अब इसकी त्रिज्या होगा कुछ, ये R है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है, ये A पर वस्तु है। अब चला गया वो B पर, और जैसे ही वो B पर जाएगा तो अभी जो इसका वेग था वो इधर की ओर था V1, और अब जो इसका वेग हो गया इधर की ओर हो गया क्या? V2। यहां से ये जो एंगल बना है उसका नाम हम लोग क्या कहते हैं? पिछले क्लास में आपको बताए हैं विस्थापन, यानी कि डेल्टा थीटा, कोणीय विस्थापन हम लोग इसका नाम देते हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को हम लोग काट लेते हैं। समझिए, ट्रायंगल को काटिएगा तो यहां से आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि ये V1 हो गया, इधर की ओर V2 है, तो इधर की ओर अपना V1 हो गया, इधर की ओर आपका V2 हो गया, और ये वाला एंगल अपना है। ये वाला एंगल जो बना हुआ है वो है डेल्टा थीटा। इधर की ओर है V1 और इधर की ओर है V2। अब देखो ये क्या हुआ, इधर V1 इधर V2, ये आपका जो निकल करके आएगा वो डेल्टा भी निकल के आएगा। कितना का चेंज हुआ है वही निकल करके आएगा। अब क्या करने वाले हैं, यहां से हम लोग चाहे तो इसको थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या, यानी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से, अरे त्रिज्या त्रिज्या से। ठीक है, चाप बराबर थीटा बराबर यानी कि कोण बराबर चाप और बटा त्रिज्या से। तो ये इसको मान लीजिए ए, ये बना ए है, ये आपका हो गया बी, और इसको मान लेते हैं हम लोग ओ। अब देखो क्या करने वाले हैं, सो सुनो। अपने पास में ये थीटा के जगह पर कितना है? डेल्टा थीटा बराबर चाप, चाप तो यही होगा, क्या होगा? चाप ए बी, और बटा त्रिज्या। दोनों में से एक मान कोई भी ले सकते हैं। कोई मान लेने का मतलब मान लीजिए यहाँ V1 लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वृत्ताकार जब गति करता है कोई वस्तु तो उसका जो गति का मान है वो बराबर होता है, यानी V1 V2 हर एक बिंदु पर उसका गति का जो मान होता है, वेग का मान होता है, वो बराबर होता है, यानी V1 बराबर V2 बराबर V होगा। इसके लिए अब क्या करने वाले हैं सुनिए, डेल्टा थीटा बराबर ए बी का मान क्या हो गया मेरे पास? डेल्टा V, और बटा ही क्या बच जाएगा आपका V। क्यों? क्योंकि V1 और V2 आपस में बराबर है, उसको हम लोग V मान लिया तो भी रख देते हैं। अब दोनों साइड आप दोनों तरफ तरफ समय से भाग कर दीजिए। समय से क्या कर दो? भाग कर दो। भाग कर देते हैं। जैसा ही समय से भाग करेंगे ये हो जाएगा आपका डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी बराबर, ये बचेगा डेल्टा भी और बटा डेल्टा टी इंटू 1 बटा भी बचेगा। इसको वैसे लिख देंगे। ठीक है, अब आइए, आप पढ़े होंगे डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी, इसका मतलब होता है कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होता है? ओमेगा, और ओमेगा का नाम क्या होता है? कोणीय वेग होता है। ठीक है, कोणीय वेग होता है। और ये देखो डेल्टा भी बाई टी, डेल्टा भी बाई डी टी जो होता है आपका वो क्या होता है? त्वरण, यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या हो गया? त्वरण हो गया। और ये बचा 1 बटा भी को 1 बटा भी लिख दीजिए, तिरछा गुना कर लीजिए तो यहां से आपका आएगा ओमेगा भी बराबर ए, और ये जो ए है वो ए नहीं होकर क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। AC हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमेशा केंद्र की ओर लगेगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हमारे पास अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, यानी कि यहां से आ गया निकल करके अपने पास में कि AC बराबर क्या? ओमेगा भी। अब चाहे तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि क्या होगा डिफिनेशन? कि केंद्र की ओर कार्य करने वाला जब कोई भी वस्तु
वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो केंद्र की ओर कार्य करने वाला त्वरण या होने वाला त्वरण को हम लोग अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसका ये फॉर्मूला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा इसको हम डिराइव करके लेके आएंगे। तो अभी आपको बताया गया है कि जो ए बराबर है वो है आपका ओमेगा इंटू भी, और आप पढ़े हैं पीछे कि ओमेगा बराबर, एक बार आप पढ़े होंगे ओमेगा और भी में संबंध। तो ओमेगा और भी में संबंध क्या पढ़े हैं बोलिए जरा। ओमेगा पर बराबर पढ़े होंगे भी इंटू आर। तो इसके जगह पर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं क्या, ओमेगा बराबर क्या भी इंटू आर लिख सकते हैं, या इसको आप चाहो तो भी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, भी बराबर ओमेगा आर, भी बराबर ओमेगा आर। ये गलत है, भी बराबर ओमेगा आर। तो यहां से हम लोग चाहे तो भी के जगह पर क्या रख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर। तो यहां से ए बराबर हो जाएगा ओमेगा इंटू, इसको देखो जरा, इसको देखो तो क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। तो आप चाहे इसको तो ए सी बराबर ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो कुछ इधर है। तो यहां से आप चाहे तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आर हो जाएगा। तो इसके जगह पर एक बार तो इसके जगह पर रख दिए, देखो एक बार इसका मान रख दीजिए और एक बार इसका मान रख दीजिए, दोनों का मान अलग अलग रखने पर फॉर्मूला आपका अलग अलग आएगा। तो यहां से एक बात और देख सकते हैं कि ए बराबर ओमेगा इंटू भी। आप चाहे तो ओमेगा की जगह पर क्या रख सकते हैं, ए बराबर ओमेगा की जगह पर क्या रख सकते हैं, भी बटा आर, और इंटू क्या हो जाएगा भी। अब यहां देखो तो ई निकल के आएगा ए सी बराबर भी स्क्वायर बटा आर। देखो तीनों फॉर्मूला अपने काम का है, एक तो ओमेगा इंटू आर है, एक भी स्क्वायर बटा आर है, और एक है आपका ओमेगा भी। इन तीनों फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे, लेकिन जो आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा वो होगा आपका भी स्क्वायर बटा आर, ये वाला, ठीक है, भी स्क्वायर बटा आर। ये था आपका किसका, अभिकेंद्र त्वरण की बात। अब आइए हम लोग बात करते हैं अभिकेंद्र बल का। अभिकेंद्र बल का बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे एफ सी से। अब बात समझिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। अब ये अपने पास वस्तु है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए जाए एम है, ये वस्तु यहाँ पर है, इस मूल बिंदु ओ है, यहाँ से इसकी त्रिज्या हम लोग आर ले लेते हैं, और ये वस्तु कुछ इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो अंदर की ओर, इसको अंदर की ओर एक बल लगता है, अंदर की ओर बल लगता है जिसका नाम होता है अभिकेंद्र बल। तो इसका डिफिनेशन के तौर पर हम लोग क्या लिखेंगे कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या लिखा जाएगा, जब कोई वस्तु क्या करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, एक बल लगता है जिसे क्या बोलते हैं, एफसी कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। ये हो गया इसका डिफिनेशन। अब आप चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, आप पढ़ के आए हैं ए बराबर क्या, ए में ए, तो ए जो होगा वो अभिकेंद्र त्वरण होगा, आप नॉर्मल त्वरण तो नहीं होगा ना, अभिकेंद्र त्वरण होगा। तो यहां से एफ सी बराबर एम इंटू ए सी का मान, ए सी का मान देखो यहां से निकाल के लाए भी स्क्वायर बटा आर, यहां से रख दीजिएगा भी स्क्वायर बटा आर। ये आपका निकल के आ गया क्या, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का मान जब भी आपसे पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, एम बी स्क्वायर बटा आर होता है, एम बी स्क्वायर बटा आर होता है, ठीक है। यहां से अपने पास में ये हो गया बल। लेकिन इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अभिकेंद्र बल जो होता है वो कोई बल नहीं है, उसका सोर्स जो है ना, बल का जो सोर्स है वो कोई और है, थर्ड पार्टी काम कर रहा है यहाँ, समझ आया बात। यानी कि यदि हम बात करें या बचपना में आप ये खेले हैं कि रस्सी में ये ढेला बांध लेते हैं, एक ये बांध लेते हैं और इसको हम लोग बांध लेते हैं से, और ऐसे ऐसे घुमाते हैं। जब ऐसे ऐसे घुमाइएगा
तो इस रस्सी में जितना टेंशन होगा, जितना टेंशन होगा, जितना तनाव होगा, वही उस रस्सी का क्या होगा, अभिकेंद्र बल होगा। यानी कि जब हम लोग किसी रस्सी को ऐसे ऐसे घुमाते हैं ऐसे घुमाते हैं तो केंद्र की ओर एक बल काम करता है, और जो टेंशन लगता है वही टेंशन क्या होता है, जो टेंशन होता है यहाँ पर वो अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। बात समझ में आया, अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। यानी कि कहा जाए तो अभिकेंद्र बल कभी भी स्वतंत्र रूप से पाया नहीं जाता है, इसको कोई ना कोई सहायता प्रदान करता है, या कहिए कोई ना कोई इसका सोर्स होता है, कोई ना कोई इसका सोर्स होता है, स्रोत होता है। जैसे यहाँ पर टेंशन है, इसी तरह से जब गाड़ी वाड़ी चलता है तो वहां पर इसका फ्रिक्शन काम करता है। या छोटा सा एग्जांपल ले आपसे, छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं आपसे कि छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हम लोग के घरों में जो होता है ना, वो एक मथनी नाम का कोई चीज होता है। मथनी आप लोग समझते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि ये 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 ठीक है, मथनी, मथनी जो होता है उससे दूध को, जो दही होता है उसे मक्खन निकाला जाता है। दूध से मक्खन निकालने वाला को आप देखेंगे तो ये इस तरह से चलाया जाता है, तो इस तरह से चलाया जाता है जहां से, ठीक है, जहां पर ये दूध जो होता है वो बाहर की ओर चला जाएगा, और जो मक्खन होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसका अभिकेंद्र बल का उपयोग है। मक्खन यहाँ पर जमा हो जाएगा, फिर इसको निकाल करके हम लोग ऐसे ऐसे करके निकालते हैं। ये इसका उपयोग हो जाएगा, किसका, अभिकेंद्र बल का उपयोग हो जाएगा। तो पूछा जाए कि मक्खनी में जो मक्खन लगता है वो किसके कारण लगता है बाबू, तो अभिकेंद्र बल के कारण। लेकिन दूध का जो पार्टिकल होता है वो कहां चला जाएगा, साइड, उसको बोलते हैं अपकेंद्र बल। जब कोई बल बाहर की ओर लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्र बल, और अपकेंद्र बल का भी मान सेम होता है जितना होता है अभिकेंद्र बल का। ठीक है, चलिए, ये अपने पास में था अभिकेंद्र बल का उपयोग और अभिकेंद्र बल। अब जिस टॉपिक पर बात करना है वो अपने पास है, जिसका नाम है समतल रोड में, समतल वृत्ताकार पथ पर क्या, गाड़ी। अब देखो क्या है ना, गाड़ी की चाल कर लो इसमें, गाड़ी की चाल, गाड़ी की ज्यादा बेटर रहेगा कि हम लोग लगा लेते हैं सुरक्षित चाल, सुरक्षित वेग। यानी कि आप कितना वेग से चलेंगे कि आपका गाड़ी सुरक्षित रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा चलना कहाँ है, समतल वृत्ताकार। यानी कि अभी जो है ना रोड को टेढ़ा नहीं किया गया है, बस अभी रोड जो है कुछ इस तरह से सीधा है, रोड जो है कुछ इस तरह से सीधा है। ठीक है, रोड जो है वो आपका सीधा है। अब देखो कि मान लिया जाए मैं कि मेरे पास में ये गाड़ी है, और इस गाड़ी को हम यहां पर लगा देते हैं। अब जरा सोचना, गाड़ी को लगाइएगा तो गाड़ी जो होगा, ऐसे ले आते हैं, इसको लाते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए, ये अपने पास गाड़ी है जो आ रहा है। आप जानते हैं, सुनना ध्यान से सुनना, इस गाड़ी को जो है नीचे में एमजी लगेगा, पीछे के नियम से पढ़ाएं आपको, इधर एमजी लगेगा। इस गाड़ी के जस्ट ऊपर में क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। ठीक है, गाड़ी के जस्ट ऊपर में नॉर्मल लगेगा। और रोड में जो है, रोड चूंकि फ्रिक्शन है तो इधर की ओर इसके में, इधर की ओर ये इसका कितना आर त्रिज्या है। जब वृत्ताकार है तो आर होगा। ठीक है, और अंदर की ओर जो बल लगेगा, इसका अंदर की ओर जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, एफसी लगेगा, जिसका नाम होता है अभिकेंद्र बल। कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल को बैलेंस करके कौन रखेगा, तो बाबू, यहाँ पे रोड है, और रोड जो है वो क्या है, अभिकेंद्र बल जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, इधर की ओर गाड़ी खींच जाएगा तो गाड़ी इधर पलट जाएगा। ऐसे चल रहा है ना, ऐसे अब गाड़ी इधर की ओर खींच लिया तो पलट जाएगा गाड़ी। तो इसके लिए क्या है कि फ्रिक्शन नाम का भी यहाँ पर कोई चीज होता है, जिसको हम लोग पढ़ के आए हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन क्या बोलता है, घर्षण बल।
अब यहाँ दो बल काम कर रहा है। आपको पहले भी बोला है कि कभी भी अभिकेंद्र बल अकेला नहीं होता है, उसको कोई ना कोई, अभिकेंद्र बल को कोई ना कोई स्रोत होता है। तो यहां पर जो इसका स्रोत है वो क्या है? फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा, घर्षण नहीं रहेगा ना, तो इसमें बल नहीं लगेगा। यानी कि अब जो बात है वो कुछ ऐसा है कि इसका यदि गाड़ी का म्यू म्यू ले लेते हैं, क्या घर्षण गुणांक म्यू ले लेते हैं। गाड़ी का ये क्या हो गया आपका? घर्षण गुणांक, मैंने टायर और रोड के बीच के घर्षण गुणांक हम लोग क्या ले लिए हैं? म्यू ले लिए हैं। तो देखो जरा बढ़िया से, ये गाड़ी है, इसके नीचे mg है, इसके ऊपर नॉर्मल है, इधर की ओर फ्रिक्शन है, इधर की ओर ही अभिकेंद्र बल है। अब आपको बोल रहे थे कि यदि, सुनिएगा ध्यान से, यदि अभिकेंद्र बल ज्यादा हो जाएगा किससे? फ्रिक्शन से। बिल्कुल बात को स्टेप से सुनो। यदि अभिकेंद्र बल ज्यादा होगा फ्रिक्शन से, इसका मतलब इधर की ओर बल ज्यादा लगने लगेगा, और जब इधर की ओर बल ज्यादा लगने लगेगा तो ऐसे में गाड़ी पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? गाड़ी पलट जाएगा। पलट जाएगा क्यों? क्योंकि अभिकेंद्र बल से इस गाड़ी को इधर की ओर खींच लिया है, जिसके कारण से ये पलट जाएगा। तो अब आएगा बात कि कब नहीं पलटेगा, इसका अधिकतम स्पीड कितना हो सकता है। तो इसको जो है, इसको वो बैलेंस करेगा कौन? कि इसको प्रदान कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। तो आपस में फ्रिक्शन जो होना चाहिए, एफ आर का मतलब फ्रिक्शन, ठीक है, घर्षण, वो होना चाहिए इसके बराबर। किसके बराबर होना चाहिए बाबू? किसके बराबर होना चाहिए? अभिकेंद्र बल के बराबर। या फ्रिक्शन ज्यादा हो, अभिकेंद्र बल कम हो, या मैक्सिमम क्या हो सकता है कि उसके बराबर हो। कैसे? अभी आपको हम बोले हैं कि यदि अभिकेंद्र बल ज्यादा हो जाएगा तो गाड़ी को इधर खींच लेगा, और जैसे ही जाने में पलट जाएगा गाड़ी। तो अभिकेंद्र बल ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा और बल कम, अभिकेंद्र बल कम, तो गाड़ी चलेगा। क्योंकि फ्रिक्शन फिर खत्म हो जाएगा ना, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा तो गाड़ी चिकना हो जाएगा। समझ, एक प्रकार से चिकना हो गया, और चिकना हो जाएगा तो बाहर चला जाएगा। अब आप जानते हैं, यहां से देखेंगे तो देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि नॉर्मल जो है वो mg को बैलेंस करके रखे हुए है। देखो जरा, नॉर्मल जो है mg को बैलेंस करके रखे हुए बराबर है। फ्रिक्शन का मान आप लोग पढ़े होंगे म्यू इंटू एन, और ये बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। ठीक है, बराबर होना चाहिए किससे? एफसी से। तो क्या किया जाए? एफसी का मान आप पढ़े हैं क्या? mv² बटा आर। ये से चलो अभी नहीं भाई, म्यू को म्यू लिखो, एन किसके बराबर है? mg के बराबर है। ये हो जाएगा म्यू mg बराबर हो जाएगा, मैंने मैक्सिमम क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। तो मैक्सिमम बराबर होगा तो इसको लिए क्या कर देंगे? स्क्वायर बटा आर। ये से ए कट जाएगा, यहां से जो आपका बच क्या आएगा वो आएगा म्यू जी बराबर v² बटा आर। यहां से तिरछा गुना करिएगा तो ये आपका म्यू जी आर बराबर क्या हो जाएगा? v², और अतः में v जो होगा रूट अंडर म्यू जी आर होगा। यानी कि बात किया जाए कि बाबू सेफ स्पीड जो अपना होगा वो होगा म्यू जी आर के बराबर होगा। म्यू जी आर के, ये अधिकतम स्पीड है बाबू, ये आपका अधिकतम स्पीड है। ठीक है, वैसे तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फ्रिक्शन जब ज्यादा हो जाएगा तो गाड़ी स्पीड ज्यादा नहीं चलेगा, तो बराबर होगा तब गाड़ी स्पीड चलेगा लेकिन सेफ भी रहेगा। ठीक है, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा घर्षण होगा, जिससे टायर भी क्या हो जाएगा? रगड़ जाएगा। अब क्या हुआ कि इतना से यदि वो ज्यादा चला तो बाबू वो बाहर अंदर की ओर फेंका जाएगा। कहां पर? समतल वृत्ताकार पथ पर। समतल वृत्ताकार पथ पर जो मैक्सिमम स्पीड होगा वो ये होगा। अब आप देखें तो वी मैक्स जो है वो स्वतंत्र है किससे? द्रव्यमान से। द्रव्यमान से भी स्वतंत्र है। ठीक है, मतलब गाड़ी पे गाड़ी के द्रव्यमान पर अधिकतम स्पीड निर्भर नहीं कर रहा। भाई गाड़ी कोई भी हो उसके लिए ये वाला चाहिए, है ना, ये वाला चाहिए। और देखो आर है, आर तो घूमिएगा जितना ज्यादा बढ़िया से घूमिएगा वो आपका सेफ होता है। एकदम ऐसे घूमिएगा तो आपके लिए स्पीड ज्यादा है, जब स्पीड बढ़ाइएगा तो और नीचे त्रिज्या भी कम होगा तो खतरा हो सकता है। इसीलिए कभी भी घुमाने के लिए जो है वो ज्यादा टर्निंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना।
अब क्या हुआ बात सुनो। तो इसके लिए अपने पास में रोड को तो बदल नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, रोड की त्रिज्या जो है उसको चेंज नहीं कर सकते, म्यू जो रहेगा वही रहेगा, जी रहेगा। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए अब एक नया रोड का निर्माण किया गया है, जिस रोड का नाम होता है बैंकिंग, किनारा वाला रोड। क्या बोलते हैं इसको, किनारा वाला रोड, यानी पूरा का पूरा टर्निंग वाला रोड ऐसे कर दिया गया, ऐसे। अब ऐसे करने से एक बल इधर की ओर लगेगा तो बाहर की ओर भी बल लगेगा, इस बल का नाम होगा अभिकेंद्र बल, इस बल का नाम होगा अपकेंद्र बल, और जा करके दोनों आपस में बैलेंस करता है, ठीक है। तो इससे सेफ हो जाता है। तो इसको हम लोग माने किनारे वाला रोड को जो है सेफ स्पीड को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपका ये रहा, जिसका नाम था समतल वृत्ताकार पथ में सुरक्षित वेग। कभी भी सुरक्षित वेग कहे इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, म्यू जी आर। म्यू का मान आप जानते होंगे, आर जी का मान आप जानते हैं 10, त्रिज्या देगा, समझ में आ गया। चलिए इसको जो है इतना अभी रखिए, अगले क्लास में हम लोग किनारा वाला रोड पढ़ेंगे कि कैसे किनारा वाला रोड में सेफ स्पीड होता है और कैसे पलटी करता है गाड़ी, उसको हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। चलिए।